सिद्धार्थनगर इटावा बाजार में चल रहे सत्यचंडी महायज्ञ एवं राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन। दिनांक 24 मार्च से आरंभ हो रहे सत्यचंडी महायज्ञ का भव्य कलश यात्रा दिनांक 23 मार्च दिन बृहस्पतिवार को राप्ती नदी डुमरियागंज से जल लेकर भरकर इटावा शिव मंदिर के प्रांगण में प्रस्थान किया। भक्तगण श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा बद्ध होकर इटावा में पहुंचे। कथावाचक श्रद्धेय श्री हितेंद्र कृष्णा जी महाराज जी वृंदावन से पधारे हैं। संयोजक 6:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक होगा। आयोजक अनिल जायसवाल, प्रबंधक शिव शक्ति मंदिर इटावा बाजार सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। TGN 24 से जिला सिद्धार्थनगर संजय मालवीय। इनकलाबी नौजवान सभा जनपद महाराजगंज सोनबरसा में मनाया गया भगत सिंह और उनके साथियों का शहादत भगत दिवस। राजगुरु सुखदेव और सारे क्रांतिकारियों की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया गया और 5 किलोमीटर की रैलियां भी निकाली गई। इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य संजय निषाद ने कहा कि छुआछूत, सामंतवाद, साम्राज्यवाद के इस खात्मे भी सपना सजाए। बख्शीस अली व भीम सहानी ने शहादत के मौके पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पुष्प अर्पित किए। किसकी याद में आप रैली निकाले हैं? आज शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है और उनकी याद में पूरे भारत में नौजवानों को ये बात बताना ज़रूरी है कि वो महान क्रांतिकारी जिनका जन्म पंजाब में 28 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था और वो बचपन से एक मध्यम किसान के बेटे थे जिन्होंने भारत और ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय समाज को मुक्ति दिलाने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने इनकलाब भारत में पैदा किया और उसी के नक्शे कदम पर आज के युवाओं को चलना होगा, क्योंकि आज भी इस देश में कुछ ऐसे ब्रिटिश शासन के सोच वाले व्यक्ति हैं जो भारत के मजदूर और नौजवानों को रोजगार देने के बजाय उनको पीछे ढकेलने का काम करते हैं। मैं आज इस शहादत दिवस पर भगत सिंह के याद में इस सब नौजवान भारत के नौजवानों को ये संदेश दे। आप लोग किस उद्देश्य में रैलियां निकाल रहे हैं? हम लोग इनकलाबी नौजवान सभा के कार्यकर्ता हैं और मैं कामरेड संजय निषाद हूँ, RYA के राष्ट्रीय परिषद सदस्य हूँ। आज 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस है। शहादत दिवस पे हम लोग जुलूस उनके सम्मान में, क्रांतिकारियों के सम्मान में जुलूस और रैली निकाल रहे हैं, सभा कर रहे हैं। और इस रैली सभा के माध्यम हम सरकार तक ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार भगत सिंह के विचारों को जिंदा रखे और भगत सिंह का जो सपना था एक समाजवादी वतन बने, उस समाजवादी वतन बनने में कोई रोड़ा न बने, रोजगार का मुहैया करे, रोजगार जिलों में दिलाए। क्योंकि इससे पहले मोदी जी ने कहा था कि जिले में रोजगार का स्रोत पैदा कराएंगे, लोकल का वोकल करने का वादा किया था उन्होंने कोरोना काल में। लेकिन आप देख रहे हैं जब से मोदी जी की, योगी जी की शासनकाल आया है तब से पूरे जिले में रोजगार घटे हैं, बदहाली बढ़ी है। तो उसका हम लोग विरोध भी कर रहे हैं और क्रांतिकारियों का शहादत दिवस भी मना रहे हैं। आप साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, उसका मतलब क्या है? साम्राज्यवाद वो है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे हावी न हो। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे विदेश समयों में 1947 से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे अंग्रेजों ने हमारे देश पे हावी हुआ था, उसी तरह इस देश में भी अमेरिका नीति हमारे देश में लादी जा रही है। तमाम ऐसी नीतियां हैं, भारत बाहर की नीतियां लादी जा रही है, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। इसीलिए हम साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा, पति ने गला दबाकर की थी महिला की हत्या। मृतक पति शराब पीने की आदी था। शराब को लेकर हुआ था विवाद, पति ने गला दबाकर की हत्या। आकाशीय बिजली से हुई मौत की उड़ाई गई अफवाह। मामला
फतेहगंज थाना की बघोलन का है। ये क्या खुलासा है? ये 20 मार्च शाम की घटना है। थाना फतेहगंज जनपद बांदा के गांव बघोलन की घटना है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी, गला घोंट कर हत्या कर दी थी और लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य उसने ये बात फैला दी कि उसकी पत्नी की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से हुई। इस बात पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ कि उसकी गला दबा के हत्या हुई थी। पति से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि हमारी पत्नी शराब की लती थी और शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था और मैंने गुस्से में उसका गला दबा कर। चैत्र शुक्ल नवरात्रि के पावन पर्व पर सनातनियों के द्वारा मुख्यालय सहित जनपद हमीरपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य शोभा यात्रा व बाइक रैली धूमधाम से निकाली गई। इस यात्रा में जनपद के सभी धर्मों के लोगों द्वारा आपसी भाईचारों और सौहार्दपूर्ण तरीके से इस शोभा यात्रा को निकाला गया। इस शोभा यात्रा का स्वागत लोगों ने जगह जगह किया। आपको बता दें कि चैत्र शुक्ल नवरात्रि के पावन पर्व के प्रथम दिवस पर सनातन धर्म हिंदू संगठन के लोगों द्वारा जनपद हमीरपुर के मुख्यालय स्थित नगर में भव्य शोभा यात्रा व बाइक रैली धूमधाम से निकाली गई। ये यात्रा शहर के नेशनल रोड, ओरी तालाब, साईं मंदिर पर प्रारंभ को समूचे शहर में बलदाऊ मंदिर, रेवड़ी देवदास मंदिर होते हुए पुनः अपने स्थान पर समाप्त हुआ। संदेश हमारी ये यात्रा का संदेश ये है कि जो प्रत्येक सनातनी अभी तक पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए पाश्चात्य पश्चिमी सभ्यता को अपना चुके थे, उन्हें सनातनियों के अंदर सनातन धर्म के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति पुनः इस धर्म का कैसे हमें उद्धार हो सके, कैसे जो युवा आज पश्चिम सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं उस अनुसरण को छोड़ करके सनातन संस्कृति में पुनः वापसी हो। इसलिए एक ये जन जागरण यात्रा प्रत्येक सनातनियों को हम लोग बताएंगे कि ये हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का यही सौजन्य है। ये यात्रा यहाँ से उठ करके पूरे नगर में रमेड़ी देवादास मंदिर होते हुए, सुभाष बाजार होते हुए, कालपी चौराहा, गौरा देवी घूमते हुए वापस पुनः इसी स्थान पर समापन होगा इस यात्रा का। ये शोभा यात्रा निकली, क्या संदेश दे रही है? ये शोभा यात्रा हिंदू नव वर्ष के प्रथम दिन, चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन निकाली गई। विक्रम संवत 2080 चल रहा है, दुनिया 2023 में है, दुनिया से हम बहुत ही आगे हैं, विक्रम संवत 2080 में है। ये विशाल शोभा यात्रा निकालने का मकसद बस यही है। हिंदू अभी भी यहाँ जागृत है। यहाँ हमीरपुर जनपद में जैसे कि शोभा यात्रा निकाली गई, यहाँ हजारों भाई बंधुओं के तत्वाधान में यहाँ सभी लोग उपस्थित रहे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो प्रदेश में हिंदुओं को अलग जगाने का कार्य किया जा रहा है, वैसे ही यहाँ जागृत होकर यहाँ के सभी हिंदू एकत्रित होकर विशाल शोभा यात्रा में इकट्ठे हुए और रामनवमी जो आगामी 30 मार्च की रामनवमी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू एकत्रित हो, हमारा यही सबसे निवेदन है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भारत माँ को नित नित ऊंचाइयों को पहुँचाने में लगे हुए हैं, उन्हीं के साथ हम सभी कार्यकर्ता भारत माता के उनको ऊपर तक, शीर्ष ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यही हमारा भारत माँ के सभी पुत्रों से निवेदन है, यही प्रार्थना है। भारत माता की जय। जय। लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में जनपद खीरी में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किया जा रहा। इसी क्रम में लखीमपुर खीरी शहर के संकटा देवी चौराहा से 50 मीटर परिधि के क्षेत्र में नो वेडिंग, नो पार्किंग, न स्टॉपिंग जोन घोषित किया गया है। दिनांक 24/3/2023 को ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। न पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने व ठेला लगाने, गुमटी रखने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। वाहनों, ठेला, गुमटी के नो पार्किंग जोन से पहली बार खड़ा करने पर 500 रुपए का जुर्माना, पर दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर 1500 रुपए जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस द्वारा सड़क के किनारे वाले दुकानदारों को और सरकारी नाली के पार अतिक्रमण करने से निषेधित किया गया है, जिसमें शहर के जाम से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। आपके आते ही सब व्यवस्था सब बिल्कुल आपने सही की, किस तरीके से देखिए, जनपद लखीमपुर खीरी में ट्रैफिक को लेकर लगातार सुधार के काम हो रहे हैं और आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से और जितने स्टेक होल्डर हैं उनके माध्यम से हम फीडबैक भी ले रहे हैं। और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए के ही क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि जो संकटा देवी का चौराहा है और जिसे तिराहा कहते हैं, ये बहुत ही कंजेस्टेड पॉइंट था, कंजेस्टेड जंक्शन था। इस पर कुछ हम लोगों ने डायवर्जन किया था। आज हम लोगों ने
एक सर्वे करवाने जा रहे हैं जिसमें इस जगह को नो स्टॉपिंग जोन और नो पार्किंग जोन बनाने जा रहे हैं। एक समस्या आती थी कि जो ई रिक्शा और अन्य वाहन होते हैं वो यहाँ खड़े होकर सवारियाँ ढोते हैं, जिसके कारण अन्य जो सड़कें हैं उसमें कंजेशन की स्थिति होती है। इसको भी ध्यान में रखते हुए इसको नो स्टॉपिंग जोन नो पार्किंग जोन बनाया जा रहा है ताकि राहगीरों को, वाहन चालकों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात ये है कि ये चौराहा पुलिसिंग के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और पहले भी कुछ घटना होगी जिसमें सीसीटीवी कैमरे की बहुत मदद हुई है, उसकी भी ऑडिट की गई है और हमने यहाँ के थाना प्रभारी शिव सावंत के नेतृत्व में जो टीम बनाया है तो ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी सड़कें हैं वो सीसीटीवी कैमरे से लैस हो और उसकी जो कैमरे की पोजीशन हो वो साइंटिफिक हो। दूसरी बात ये कि संकटा देवी जो चौकी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण चौकी है और आप लोग के माध्यम से एक फीडबैक मिला था कि यहाँ एक महिला कंपोनेंट भी होना चाहिए महिला कर्मियों का, तो जल्द ही नवरात्र के शुभ अवसर पर हम महिला सहायता केंद्र बूथ भी इसको बनाना चाह रहे हैं। 2 या 4 दिन में इसका भी उद्घाटन। बिहार के सबसे बड़ी और चर्चित घोटाले में भागलपुर के सृजन घोटाला से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने घोटाले के 3 आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। दरअसल पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया घोटाले की किंग पिंग मनोरमा का बेटा अमित कुमार और रजनी प्रिया को सीबीआई गिरफ्तार करने में विफल रही, जिसके बाद तीनों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। दरअसल बहुचर्चित सृजन घोटाले में कुल 27 आरोपी शामिल हैं, जिसमें से 12 बेऊर जेल में बंद हैं, जबकि 7 आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। वहीं केपी रमैया समेत 3 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए आईएएस अधिकारी केपी रमैया, अमित कुमार, रजनी प्रिया को भगोड़ा घोषित कर दिया है। दरअसल इस घोटाले की कहानी भी दिलचस्प है। साल 2017 के अगस्त माह में भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आदेश तिरमिरारे व साइन किया हुआ चेक बैंक ने वापस कर दिया था। इसके पीछे बैंक ने तर्क किया था कि खाते में पर्याप्त रकम नहीं है। इस पर जिलाधिकारी हैरान रह गए और मामले की तह तक जाने के लिए एक जांच कमेटी की गठन किया, जिसके बाद परत पर परत खुलती चली गई घोटाले की कहानी। जांच में पता चला कि कई सरकारी विभागों की रकम सीधी विभागीय खातों में न जाकर वहां से निकलकर सृजन महिला विकास आयोग समिति नाम के एनजीओ में 6 खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी। फिर एनजीओ के कार्यकर्ता जिला प्रशासन और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी पैसे को इधर उधर कर देते थे। तब जाकर बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। बेगूसराय के प्रमुख कांग्रेस जनों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन बेगूसराय समरनाला स्थित कैंटीन चौक पर किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग, संसद भवन के कांग्रेसी नेताओं एवं विपक्षी नेताओं को बोलने पर पाबंदी, देश के स्वतंत्र एजेंसियों पर अंकुश, भारत देश में अंग्रेज शासन काल का याद दिलाता है। राहुल गांधी जी के ऊपर झूठा मुकदमा करने एवं कांग्रेस के नेताओं का प्रताड़ित करने, देश में फैले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर ये पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पुतला दहन के दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए कैंटीन चौक तक पहुंचे। के लिए जितना कुकर्म है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, और अमित शाह दोनों मिलकर देश के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये अंग्रेज वाला तनाशा लाना चाहते हैं, तो क्या हम इसका विरोध करते हैं। क्या आने वाले जो है चुनाव है वो बता रहे हैं कि 400 के इस बार भी पार होगा, तो आने वाला ये पंजाब छाप है। फिर से बात कीजिएगा, बिहार में 5 खाता उसको खुलने नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को। अगर हम महागठबंधन लड़ेंगे 5 खाता नहीं खुलेगा, देख लीजिएगा। 39 स्थान में जीते हुए थे वो लोग, 5 को नहीं होगा बिहार में। और दूसरी जगह क्या होगा हम नहीं कर सकते, बिहार में 5 नहीं होगा। जनता के विरोध में हैं, उन सबको ईडी सीबीआई के द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जाता है, और प्रताड़ना झेलने के बाद जब कुछ नेता उनके पास चले जाते हैं तो एकदम वो गंगा जल के धुल जाते हैं, और जो नहीं जाते हैं, जो उनके विरोध में आवाज़ बुलंद करते हैं, उनको तंग और तबाह किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता राहुल गांधी जी के ऊपर झूठा मुकदमा करना, जनता के बीच में उनको बदनाम करना, यही काम केंद्र सरकार का रह गया है। महंगाई पर उनका कोई अंकुश नहीं है, रोजगार पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ अपने विरोधी नेताओं को तंग करना यही केंद्र सरकार का नियम बन चुका है। और देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। आज बेगूसराय
नगर निगम क्षेत्र में जिला पार्टी के सम्मानित नेताओं और कांग्रेस जनों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया और यह कहा गया है इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से कि विरोधियों को तंग करना बंद कीजिए, महंगाई पर अंकुश लगाइए, रोजगार लाइए और विरोधी दल के नेताओं को सम्मान देने का काम करें। और नरेंद्र मोदी जी का जो कुकृत्य है, आज जितने भी लोनी हैं भारत के बड़े बड़े, वो सब मोदी जी के शासनकाल में देश छोड़कर भाग गए। क्या वो किसी गांव में गए? वो भाग करके चले गए विदेश और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए इस निरंकुश सरकार के खिलाफ आज यह पुतला दहन का कार्यक्रम कांग्रेस जनों के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि खेतासराय थाना क्षेत्र की मानीकला में भारतीय हिंदी नववर्ष के प्रथम दिन व नवरात्रि प्रारंभ के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में मानीकला की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा के दौरान लोग भक्ति गीतों पर जमकर झूमे। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम व मां दुर्गा जी की मनमोहक झांकियां भी निकाली गई, जिसे हर कोई श्रद्धा भाव से देख पुलकित हो उठे। शोभा यात्रा पर क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform. Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, it's 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways, and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flathead factory complexes has transformed UP into an investment magnet
for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub, and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure, and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand holding support. All these investor friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine.